आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के प्यारे प्यारे साथीगण, आप हमारे निमंत्रण में यहाँ पर उपस्थित हो हमारे बीच, इसके लिए मैं अपने तरफ से सारा न्यूज़ यूनिट के तरफ से सारा इंडिया परिवार के तरफ से आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। देश को एक सही दिशा में ले जाने के लिए, एक आदर्श देश बनाने के लिए जिन मूलभूत बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए नेतृत्व की बात मैं करता हूँ। नेतृत्व, मैं केवल राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूँ, हर क्षेत्र में नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। आज लाखों लोगों के नेतृत्व मैं भी दे रहा हूँ, मेरे ऊपर भी बात लागू होती है। तमाम लोग जो अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व दे रहे हैं, वे लोग अपने हक को ज़्यादा पहचानते हैं, अपने कुर्सी के उस राइट्स को अच्छी तरह जानते हैं, मगर ये भूल जाते हैं राइट्स दिया जाता है कर्तव्य निर्वाह करने के लिए। अंत में मैं आप सबको फिर से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे बीच मौजूद हुए हैं। क्या ऐसा कुछ दिखाई देगा कि युवा राहुल गांधी और युवा अखिलेश यादव मिलकर कुछ देश में एक नया महागठबंधन खड़ा करें? राहुल गांधी कांग्रेस के नेता सदन में रहे हैं, परिचय है, वो बात अलग है, लेकिन गठबंधन का फैसला मैं नहीं ले सकता। मैं राय और सुझाव दे सकता हूं, और मैंने राय सुझाव तमाम मंचों से दिया और इस मंच से भी दे रहा हूं मैं, कि मैंने कहा कि वैसे तो समाजवादी लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं, अगर गठबंधन हो जाएगा तो 300 से ऊपर समाजवादी लोग अकेले जीत जाएंगे गठबंधन के मिलकर। अक्सर करके एक शब्द है जो बचपन में बड़ा अच्छा लगता है, अंकल और चचा। ये क्या है? ये दो शब्दों में आप ऐसे उलझ गए हैं, जबकि दोनों ही आपको बड़ा प्यार करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या घटा? वो कभी कभी लगा देते हैं घोड़े के दोनों तरफ देखे नहीं दाएं बाएं। अब हिंदी वाला, हाँ, ब्लिंकर मैंने लगा लिया है, मुझे सीधा दिखाई दे रहा है कि सरकार बनानी आने वाले समय में। क्या अब आप देश का नेतृत्व संभालने की सोच आपके अंदर पैदा हुई कि नहीं हुई, जिससे नेताजी का सपना आप पूरा कर सकें, ये बताने का कष्ट करें। खुलकर बोलिए। जिन्होंने ये सवाल किया है वो हालांकि सांसद तो हैं ही, हमारे साथ भी सांसद रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नेताजी से मिलता जुलता इनका कुश्ती का वो है, फेडरेशन संघ है, शौक है। नेताजी भी पहलवान थे, ये भी पहलवान है। मेरे लिए, मैं समझता हूँ, मैंने एक बार फार्मूला दिया था कांग्रेस को, आपको नहीं दे सकता, कि गठबंधन कर लीजिए, नेताजी को प्रधानमंत्री और आप जो चाहो सो ले लो। मैंने बात वहां आधी इसलिए छोड़ दी कि पहलवानों से झगड़ा मत लेना, पता नहीं कौन सा दाव कब मार दें। हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अखिलेश जी का, जो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत पार्टी आगे आने वाले चुनाव में राम मंदिर की बात नहीं कर रही। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को नेपथ्य में डाल दिया? राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है कि राम जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बने, लेकिन हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, संविधान में हमारा विश्वास है, न्याय में हमारा विश्वास है। क्योंकि विषय न्यायालय में है, या तो न्यायालय को निर्णय करे या फिर सब मिल बैठ करके निर्णय करे, लेकिन हमारे मन की पूरी आस्था है कि भगवान राम के जन्म स्थान पर ध्येय मंदिर बने। लेकिन चुनावी मुद्दा राम मंदिर नहीं होगा। आठ तारीख का वो भाषण याद है हम लोगों को कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि नोट रद्दी के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद
एक एक करके सारी बातें जो उन्होंने 8 तारीख को कही थी वो उससे पीछे हटते चले गए। आप कह रहे हैं कि नोटबंदी करनी थी और करप्शन हटाना था। नैरेटिव चेंज कैसे हो गया? नैरेटिव काला धन का था, उसके कैशलेस इकोनॉमी की बात हो गई और आप बधाई के पात्र हैं कि आज पूरा देश कैशलेस हो गया है, इसलिए कि ना जनता के पास कैश है, कैशलेस एटीएम, कैशलेस बैंक और कैशलेस जनता। बधाई है आपको। क्या कहेंगे? कैशलेस की ओर देश बढ़ने का मतलब यह है कि निश्चित तौर से कई प्रकार की परेशानियों का अंत होगा। जो कैश की समस्या है, ये समस्या है, इसको दूर करेंगे। सरकार लगातार दूर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके कारण कहीं से भी ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी कोई जो सरकार ने निर्णय लिया है, माननीय मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, अब वो प्लानिंग अगर बता देते विपक्ष को, बेईमानों को, तो निश्चित तौर पर उनको सुविधा हो जाती। माननीय मोदी जी ने वो बताने का काम नहीं किया, इसलिए उनको दर्द हो रहा है और उनको दर्द हो इसकी हमें चिंता नहीं है। नोटबंदी इस देश के अंदर 3 बार हुई है, उससे पहले भी हुई है दुनिया के अंदर। पहली बार ये मुसोलिनी ने की थी, जो एक तानाशाह था। हिटलर ने की थी, वो भी तानाशाह था। गद्दाफी ने की, वो भी तानाशाह था। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में हुई। अपने ऑडिटर जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुकुल रोहतगी जी ने, कि 70 साल का भ्रष्टाचार है, 70 दे दीजिए, 70 साल। क्या लाल बहादुर शास्त्री जी भ्रष्ट आदमी थे? चौधरी चरण सिंह जी को आप भ्रष्ट मानते हैं? वोट लेने के लिए इनका नाम लेंगे आप? मीटिंग में खुद जाएंगे मौर्य साहब, मेरठ में जाएंगे, कहेंगे चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है, और आप कह रहे हैं कि वे भ्रष्ट थे। उनका भ्रष्टाचार आपको मिटाना है? नहीं तो साहब वो साल जयंत जी आप कह रहे हैं, मैं चौधरी चरण सिंह जी को मैं भ्रष्ट नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं। पहली बार आपसे मेरी मुलाकात ऑब्वियसली पर्दे पर हुई। मैंने फिल्म आपकी एक नज़र और बंसी बिरजू देखी। लाखों करोड़ों की तरह मैं आपका फ़ैन बन गया। द होल यंगर जनरेशन ऑफ टुडे ऑल्सो एडमायर्स यू। व्हेन माय सन, एक पंक्ति बोल देता हूँ इससे पहले कि आप हमसे प्रश्न पूछें। नहीं मैं सुनिए सुनिए सुनिए। मशहूर होने का मुझे कोई शौक नहीं। भाई साहब आप भी सुन लीजिए। मशहूर होने का मुझे कोई शौक नहीं, आप मुझे पहचान लेते हैं, बस इतना ही काफी। फेमस अल पचिनो साहब जब उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला तो उसने बोला माई एंटायर लाइफ एंड माई एंटायर करियर्स हैज गॉन द ब्लिंक ऑफ एन आईलिड। नहीं, ये उनकी सोच होगी। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देता कौन है? ये उनसे पूछना चाहिए, क्यों दे रहे हो भैया? अभी तो हम जिंदा हैं, हमारे लाइफ टाइम अभी और बाकी है, थोड़ा बहुत और काम करने दो। तो ये कैसे निर्धारित होता हमें समझ में नहीं आया। हालांकि हर दूसरे तीसरे वर्ष मुझे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे देते हैं, कोई ना कोई संस्था दे देती है, वो दे रही है तो हम ले लेते हैं। हमारे सह कलाकार हैं नवाजुद्दीन जी, नवाजुद्दीन बहुत ही अद्भुत कलाकार। तो हम लोग एक साथ में काम कर रहे थे, तो एक फिल्म अवार्ड फंक्शन घोषित होने वाला था, तो हम कलकत्ते में एक शूटिंग कर रहे थे और जो कार्यक्रम था वो मुंबई में था। तो मैंने प्रोडक्शन से कहा यार वो शायद हमको कुछ देने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ मैंने नवाज से कहा, नवाज आपकी वो फिल्म बहुत अच्छी थी, आप भी चलिए। कहा सर हमें तो बुलाया नहीं है। मैंने कहा बुलाया नहीं तो क्या हुआ? कहा सर ऐसा है कि हो सकता है अगर वहाँ चले जाएंगे तो शायद वो कुछ दे दें। हमारी एक फिल्म थी पिंक, उसके अंत में एक कविता थी जो कि लिखी गई थी काजी साहब ने, और वो प्रोत्साहित करती है आजकल की जो महिलाएं हैं हमारे देश में, उनके लिए लिखी थी कि तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। ये आरती की लौ नहीं, ये क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। अंतिम पद है कि चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा।
चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कब आएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश। उर्वशी, आपकी ग्लोइंग त्वचा का राज क्या है वो भी जानना चाहूंगी, और बाबा जी आपकी ग्लोइंग त्वचा का राज क्या है ये भी जानना चाहूंगी। मेरी ग्लोइंग त्वचा का राज है, एक तो ये करता हूं मैं, इससे नेचुरल ग्लो आता है आपकी त्वचा पर। ये दूसरे वाला करने में थोड़ा कष्ट होता है। लोग 6 पैक बनाते हैं, मैं सिंगल पैक बनाता हूं। इतनी सी कमर होनी चाहिए। यहाँ बैठी सभी महिलाएं जरा ध्यान से देखें, मैं भी बहुत ध्यान से देख रही हूँ कि इतनी सी कमर होनी चाहिए। सुबह आप कपालभाति कर लीजिए केवल 5 मिनट, ये सारा सिर भी करते हैं चुपके चुपके। बाबा, आई फील फिजिकल फिटनेस से भी कई ज़्यादा मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सिर्फ और सिर्फ योगा ही कर सकता है। और रही बात ग्लो की, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। आई एम बॉर्न उत्तराखंडी गर्ल, मैं हिमालयस की हूँ। और जैसे वातावरण में आप पैदा हुए होते हैं उसका भी काफ़ी असर आप पे पड़ता है। एंड थैंक्स टू माई जीन्स, माई एंटायर फैमिली इज़ वेरी वेरी गुड लुकिंग। सवा अरब की आबादी में एक सानिया मिर्जा क्यों है? एक कल्चर की बात है, तो 1% के नॉट चेंज इट। तो अगर 1.2 बिलियन के आबादी है, उसमें हमारे पास पहले सिर्फ सानिया मिर्जा थी, अब साइना नेहवाल भी है, अब पीवी सिंधु भी है, मैरी कॉम भी है, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन ये सब डिफरेंट स्पोर्ट्स में है। अगर टेनिस का जिक्र किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ सानिया मिर्जा है। अनफॉर्चुनेटली हम आई थिंक अपने आप को कभी कभार ना फूल करते हैं, इंक्लूडिंग आई एम सॉरी बट मीडिया भी, कि हम एक स्पोर्टिंग नेशन है और हम स्पोर्ट को बहुत बढ़ावा देते हैं। नहीं, हम एक क्रिकेटिंग नेशन हैं, हम स्पोर्टिंग नेशन नहीं हैं। हम स्पोर्टिंग नेशन तब बनते हैं जब ओलंपिक्स आता है, तो 2 हफ्ते पहले हम स्पोर्टिंग नेशन बन जाते हैं। आई विल से कि 20 साल पहले से अभी तक ऑफ कोर्स हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, हमारे पास बहुत सारी, जैसे 2 महिलाओं ने मेडल, जो 2 हमारे पास मेडल आए ओलंपिक में, 2 महिलाओं ने ले आए हैं। तो दैट शोज इन इटसेल्फ दैट वी आर गिविंग मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी, लेकिन वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। दूसरा जी, एनआरएचएम घोटाला हो, चाहे ताज गुट कॉरिडोर का घोटाला हो, बसपा पे हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। वो ताज कॉरिडोर में 175 घोटाले की जो बात होती थी करोड़ की, सिर्फ 17 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे। वो भी किसको रिलीज हुए थे? यूपी गवर्नमेंट को रिलीज नहीं हुए थे। वो 17 करोड़ रुपए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी थी, जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी थी, उसको डायरेक्टली दिए गए। और उसने हाईकोर्ट में बाद में मुकदमा किया कि हमने तो 35 करोड़ खर्च कर दिए थे, हमको तो सिर्फ 17 करोड़ मिले। तो उसमें घोटाला कौन सा हो गया? दूसरी बात यह है कि जहां तक बहन मायावती जी का सवाल है, वो मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तो खाली यहां पर नहीं, यहां से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह इस बात को, इसका निर्णय आ चुका है कि जहां तक उनका सवाल है, वो मुख्यमंत्री के रूप में थी। चूंकि ये पॉलिसी डिसीजन नहीं था, इसलिए उनके सामने ये फाइल कभी रखी ही नहीं गई। और ये बात मैं इसलिए भी दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं उस समय उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता था और मैंने भी फाइल देखी थी। हम सब ये देख रहे थे कि रोज संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही थी नोटबंदी को लेकर। जब पार्लियामेंट बनी थी तो प्राइम मिनिस्टर मौजूद रहे सदन में और मंत्री सदन में रहे, इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर पीएम का भी कमरा है और सभी मंत्रियों का कमरा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी कमरा है, कि जो ही अंदर लोकसभा में या राज्यसभा में कोई भी आवाज उठे, कोई भी विवाद उठे, किसी एमपी को या प्रधानमंत्री को
एमपीज बुलाना चाहें तो वो 1 मिनट के समय में आ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सुबह 9:30 बजे अपने कमरे में आते हैं पार्लियामेंट के, और पार्लियामेंट खत्म होने के बाद चले जाते हैं, लेकिन सदन के अंदर नहीं आते हैं। तो उस आने का क्या फायदा, जिसके लिए वो कमरा बना है सदन के अंदर, और अंदर एमपी चलाते रहते हैं, लोकसभा वाले भी राज्यसभा वाले, प्रधानमंत्री को बुलाओ। तो 1 हफ्ता तो इस पे चला, और आखिर के 2 हफ्ते सरकार ने चलने नहीं दिया। यह भी पहली दफा मैंने 36 साल में देखा कि चेयरमैन ने कहा कि दोनों पार्टीज ने, विपक्ष और रूलिंग पार्टी ने, सदन में चलने नहीं दिया। मुसलमानों की तालीम का, मुसलमानों के रोजगार का, मुसलमानों की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का, उसको आप कहीं ना कहीं बहुत आगे रख के नहीं बात करते हैं। लेकिन अगर 3 तलाक का मसला होता है या इस तरह का कंटेंशियस इशू जिस पे आपको पॉलिटिकल माइलेज मिलती है, उसको आप तुरंत ग्रैब करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, 3 तलाक का मसला तो मैंने कभी जलसे में नहीं कहा था प्राइम मिनिस्टर की तरह के भाइयों बहनों, मैंने नहीं कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। मैंने कहा था आपने टीवी डिबेट में कहा। अब जब प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर सरकार को कहा कि उत्तर प्रदेश में ज़राअत की जमीन में मुस्लिम बच्चों को हिस्सा दीजिए, क्यों नहीं देते गवर्नमेंट? कानून बना दीजिए ना। प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए था कि चलिए उत्तर प्रदेश में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें हर मजहब के मानने वाली बच्ची को हिस्सा मिलेगा। तो शायद उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बीजेपी 3 तलाक पर लड़ना चाह रही है तो बहुत अच्छा है, मगर आरएसएस के लोगों की शादी तो करवा दीजिए पहले। नोटबंदी को लेकर आप क्या मानते हैं? क्या मानते हैं कि आपकी सरकार का जो फैसला है वो ठीक है, और फैसला लेने के बाद जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं वाकई अच्छी हैं, सब कुछ ठीक? हर पॉलिटिकल पार्टी भाषण में कहती है मेरा भारत महान, भारत को महान बनना चाहिए, मगर अगर किसी देश को महान बनना है तो रेंग कर नहीं, छलांग लगाकर महान बनना है। पूरे देश में 1% लोग टैक्स दे रहे हैं, 25% से 40% इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, वो बैंकिंग सिस्टम से दूर है। जब तक वो बैंकिंग सिस्टम में नहीं आएगा, जब तक उसका टैक्स नहीं आएगा, जब तक टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा, जब तक बैंकिंग की लेंडिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, कैसे देश आगे बढ़ेगा? आपने आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश की कि कितना बजट होता है, कितना प्लान्ड बजट होता है और कितना सरकार को चाहिए देश चलाने के लिए, लेकिन क्या कभी आपने देश के तमाम बैंकों में और एटीएम्स में पंक्तियों में लगे लोगों के आंकड़ों पर गौर किया? उन आंकड़ों को समझने की कोशिश की? या नोटबंदी का फैसला लागू करते समय कहीं जहन में यह नहीं रहा कि ऐसा भी हो सकता है? किसी पेशेंट को कैंसर हो रखा है, उस कैंसर को ठीक करना है। अब रातों रात कोई जादू की छड़ी लगा के कैंसर तो ठीक होगी नहीं। आप कैंसर की सर्जरी करते हैं, 1 हफ्ते तो दर्द होगा मरीज को, 1 हफ्ते पेशेंट कराएगा, पेशेंट यह भी कहेगा कि यह सर्जरी क्यों कर दी, उससे अच्छा तो मुझे ऐसे ही छोड़ देते, मर जाता तो क्या हो जाता। मगर जब पेशेंट खड़ा होगा, जब उसे पता चलेगा कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, अब मेरा कैंसर ठीक हो गया है, 90% कैंसर ठीक हो गया है, तो मरीज को खुशी होगी। हम भारत को आज देखें तो the states are becoming more important than the center. Modi talks about cooperative federalism. How do you think this can further improve in the political atmosphere of India? Well, I don't think people will agree with me as on today, but I can see in very near future there will be federal body in this country. Because all the states are having now their local parties, and they are definitely demanding, and they will demand for autonomy. And I don't think it is very far from now that federal system should come in this country, and it will come in the country. And I'm sure South will probably start this. And excepting 4 states, I think, in the country, all are having their local parties, and they are going very strong. And those local parties
are definitely demanding autonomy, which is quite natural also, because it has its own cultural, social, economical conditions. You've been through a lot in the last 2-3 years. Is being good enough in this country? About me? No, yes, because you've been, from what I've seen, there's goodness and then you have all these problems. What goes through your mind and heart? And you don't have to comment on the judiciary. No, I'll better not. But one thing I felt when my wife came for the first time to Tihar, I saw her for the first time crying, which she generally is not a crying kind of a person. But I told her, look, you shouldn't, because I'm paying happy tax. Well, what is this happy tax? I said, from my childhood, I had a very nice life, from father's time. I tell you, when I was a student, my many friends are here, college, hostel friends are here, and they will vouch for it. When I was a student in my Gorakhpur, I was in the hostel, I used to have 3 4-wheelers. That was my life. In those years, I'm talking about 70s. So my father was so well off. So we had a very nice life. After that also, with the blessing of God, I all along had a very good life. I said, throughout my life, it was so enjoyable, so good in every respect. So probably God said, pay some happy tax also. So I paid some happy tax. Excellent. That's excellent. Anything you wish you had done differently? Not exactly. Not exactly. Because many people, they told me, I won't say they criticized me, but told me that I did a mistake, that I went that collective materialism theory. I don't think people will believe me, but I get an opportunity to tell you all this. Out of this collective materialism philosophy, I just told you, we had taken oath in the court of law that nobody can share asset or profit of this company. And in 40 years, no dividend was declared, no profit was shared. And started with 2,000 rupees, touching almost 2 lakh crores of rupees. And as a founder chairman, probably anybody can expect, and it is legitimate also, if I had some few thousand crores of rupees as my personal asset. But I don't think I have, my wife will be better person to tell, but I don't think my whole family, all together, all assets together, cannot cross 20-25 crores of rupees. But I have no regret. I'm happy about it. So, if you were to be reborn, who would you like to be? Same. I would like to be the same chief guardian of my Sahara India Parivar. क्रिएटिव थॉट से ही देश आगे बढ़ेगा, उद्योग आगे बढ़ेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और हर क्षेत्र में हमें अपने देश को आगे ले जाना है। तो एक ही उपाय है, थिंक पॉजिटिव, be positive, do positive. Many of us think privately within closed doors, and I think it's wonderful to have a forum where people can come and express themselves. Think with me is basically a concept of one Balsara Shri. It's a concept about talking about the nation. People think, but people think negatively. So we should think positively. So think, हमारे साथ सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, कुछ अच्छा सोचिए, तो टू इनकलकेट दैट हैबिट इन पर्सन एंड टू इंस्पायर पीपल, टू मोटिवेट पीपल टू डू समथिंग फॉर द नेशन, इवन इफ दे आर डूइंग समथिंग फॉर देमसेल्व्स, दे शुड डू समथिंग पॉजिटिव.